आज के इस टाइम में एक आवाज ऐसी है जो किसी से दब नहीं रही है, नाम है राहुल गांधी। में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ओपोजिशन का ऐसा लीडर जिसे सभी ने कम आंका, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है कि सच में पप्पू है या फिर लीडर। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। एक समय ऐसा था जब राहुल गांधी को सिर्फ मीम मटेरियल माना जाता था, उनको पप्पू कहकर ट्रोल किया जाता था। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। मीडिया में उनकी स्पीचेस का मजाक बनाया जाता था और इलेक्शन के रिजल्ट ने भी उनकी लीडरशिप पर कई बड़े सवाल किए। एक वक्त था जब बीजेपी मोदी के नाम पर गुमनाम चेहरे को भी टिकट देकर जिताने का दावा करती थी, लेकिन राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में एक ऐसा स्टनिंग कमबैक्स करते हैं कि कांग्रेस की सीट जो होती है डबल हो जाती है और बीजेपी को भी अपनी सोलो मेजोरिटी खोनी पड़ती है। क्या सच है 2029 तक वो भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी बनेंगे? आखिर ये कैसे हुआ? राहुल गांधी के डाउनफॉल के पीछे क्या वजह थी और उनका कमबैक इतना इम्पैक्टफुल कैसे बन गया? और आज इस वीडियो में हम उनकी कहानी को डिटेल में समझेंगे। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से एमपी बने, तभी से उनको एक फ्यूचर लीडर के रूप में देखा जा रहा था। 2013 में वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने और 2017 में प्रेसिडेंट बन गए। मतलब क्लियर था, पार्टी की कमांड गांधी फैमिली की अगली जनरेशन के हाथ में है। लेकिन असली टेस्ट शुरू होता है 2014 में। It's quite clear Modi will be the next prime minister and the BJP is forming the government. 2014 का जो इलेक्शन था वो एक टर्निंग पॉइंट था। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने एक सुनामी क्रिएट की और कांग्रेस अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार फेस करती है। सिर्फ 44 सीट पर रह रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त बीजेपी का एक स्लोगन भी था, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन कितने अच्छे दिन आए हम सबको पता है। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, जब 2014 का इलेक्शन हुआ, दोनों पार्टियों ने कैंपेन किए, तो ओपोजिशन पार्टी बीजेपी राहुल गांधी को एक शहजादा बोलती है और खुद को एक चाय वाले का बेटा। और राहुल गांधी को एक शहजादा बोलकर जो लोग थे वो सोचते हैं कि सच में राहुल गांधी तो एक शहजादा ही है, उनको क्या जरूरत है। तो लोग बीजेपी को वोट डालते हैं, भर भर के वोट डालते हैं और जिसका रिजल्ट हुआ कि कांग्रेस अपनी लाइफ में, मतलब पूरे पॉलिटिकल कैरियर में सबसे बड़ी हार फेस कर। It's quite clear Modi will be the next prime minister and the BJP is forming the government. I mean this कांग्रेस के पास एक क्लियर विजन या स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो मोदी की पॉपुलैरिटी को काउंटर कर सके, क्योंकि उस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वीक थी। क्योंकि कांग्रेस की स्टेट यूनिटी की बात करूं कि सब कोई इन फाइटिंग में बिजी था, ग्राउंड लेवल पे कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं थी। कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण आता है राहुल की इमेज प्रॉब्लम। राहुल को एक सीरियस लीडर ना बताकर मीडिया उनको पप्पू कहकर बताती है। नतीजा ये हुआ कि पार्टी का एक ऐसा डाउनफॉल आया जिसको कम बैक करने के लिए राहुल गांधी को अपना सारा कुछ दांव पे लगाना पड़ा और मोदी जो कि बीजेपी का मेन फेस बन जाते हैं। 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने कोशिश की कि मोदी को राफेल डील और चौकीदार चोर है स्लोगन के जरिए टारगेट करने का, लेकिन ये चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है और चौकीदार स्ट्रेटेजी उल्टा पड़ जाती है। तब एक हैशटैग ट्रेंडिंग में आ जाता है कि मैं भी चौकीदार, जिसके करोड़ों लोग इस हैशटैग को फॉलो करते हैं और 2019 में अगेन बीजेपी जीत जाती है। कांग्रेस को सिर्फ 52 सीट ही मिल पाती है। ये दूसरा बड़ा झटका था। पार्टी के अंदर भी लोग राहुल की लीडरशिप पर डाउट करने लग गए थे कि इसी वजह से राहुल को प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ा और बोला कि अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। अब लग रहा था कि शायद राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, लेकिन 2014 से लेकर 2020 में राहुल की इमेज को अगर हम ध्यान से देखें तो एक जोक बन गई थी। मीडिया में उनको राहुल बाबा बोला जा रहा था, उनकी स्पीचेस से ज्यादा उनके स्लिप अप वायरल होते थे। पब्लिक उनको प्रिविलेज डेंसिटी के रूप में देखती थी। आम जनता, ऐसा नेता जो आम जनता के असली प्रॉब्लम से डिस्कनेक्टेड था, जो कहीं ना कहीं सच भी था, क्योंकि मेन टारगेट तो उस टाइम मोदी को ही पर्सनल टारगेट कर रहे थे। जैसे कि आज वो एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट,
और कास्ट सेशन जैसी बातों पर आवाज उठा रहे थे, उस वक्त वो सिर्फ मोदी को ही पर्सनल टारगेट कर रहे थे। मोहम्मद अली कहते हैं कि जो व्यक्ति खतरे नहीं उठाता, साहस नहीं उठाता, सारांश जिंदगी जीने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 2020 में सब कुछ बदलने लगा। राहुल ने लॉन्च की भारत जोड़ो यात्रा, जो सिंपल 150 दिनों की पैदल यात्रा में रोज 26 से 30 किलोमीटर पैदल चलना, गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों से मिलना, जो लगभग 3500 किलोमीटर थी। मीडिया ने ऐसी छवि बना दी फिर से कि सबको लग रहा था कि ये ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। शुरू में लोगों ने लगा कि एक पब्लिक स्टंट है, लेकिन धीरे धीरे एक नई इमेज बनी। जैसे वो कहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम सबको खोलनी चाहिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मतलब भारत जोड़ो यात्रा ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो देश के हर गरीब, मजदूर, किसान, स्टूडेंट, शॉपकीपर, बढ़ई, आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा, वो सबसे मिलते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। लोन आप चलो मेडिकल क्या करते हैं? कब आए बिहार से? कितने साल हो गए? मैं 1998 हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। अगर छुट्टी चाहिए तो उनको पनिशमेंट मिलता है। अब राहुल एक ग्राउंडर लीडर लगने लगे थे, लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुन रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने लगे, जहां वो चाय पीते दिखते, बच्चों के साथ खेलते, फार्मर के साथ काम कर नजर आते। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस आया। पार्टी राहुल गांधी को एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अब एक बार तो उनमें मीडिया रिपोर्ट्स ने उनसे पूछा कि आप बिफोर और आफ्टर के बारे में बताएं, जर्नी के बारे में बताएं। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो पहले राहुल गांधी को आप जानते थे वो अब मर चुका है, ये जो है ये कुछ और ही है। ठीक है, राहुल गांधी ने अपना पूरा पॉलिटिकल जो मैनिफेस्टो सा बदल दिया था। इशू बेस्ड कैंपेन करने लगे थे, जिसमें मोदी को पर्सनल टारगेट करने के बजाय वो एम्प्लॉयमेंट, देश में रोजगार, तरक्की, युवाओं के रोजगार और वुमेन्स को बराबरी के हक, ये चीजों पर ध्यान ज्यादा देने लगे थे। मतलब ग्राउंडेड लेवल पे जो प्रॉब्लम थी उस इशू पर ज्यादा फोकस करने लगे थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने कुछ गारंटियां भी दी, जिसमें पेंशन, जॉब, हेल्थ केयर, वुमेन कोटा, कास्ट सेंशन, वो संविधान का सिंबल। रैलीज में आपने देखा होगा, खासकर वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर मैसेज किया कि ये लड़ाई उनकी खुद की नहीं है, डेमोक्रेसी बचाने की है। सोशल मीडिया पे अगर आपने देखा होगा उस दिनों इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर राहुल की पॉपुलैरिटी एकदम बूम पर थी। 2023-24 में उनके फॉलोअर्स मोदी से भी काफी ज्यादा ग्रो हुए। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। जहां पर 99 सीट की बात नहीं हो रही है, इवन बीजेपी जो बार बार 400 पार का दावा कर रही थी, उनको 250 सीट भी नहीं मिली और वो राहुल गांधी की रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों में जीत जाते हैं। वो 2019 में अमेठी, जहां से वो हारे थे, वहां पर उनका ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देता है और जिससे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आम लोगों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आया 2024, वो सब कुछ शॉक कर दिया। कांग्रेस अब की बार 99 सीटें जीती, जो कि 19 से लगभग डबल थी, क्योंकि 2019 में लगभग उन्हें 52 सीटें मिली थी। राहुल गांधी रायबरेली से जीते और कांग्रेस ने दिखाया कि अब वो एक नेशनल प्लेयर है। बीजेपी को भी अपने अलायंस पर डिपेंड होना पड़ा। ये राहुल गांधी के लिए एक पॉलिटिकल रिसरेक्शन था, मतलब एक कमबैक जो शायद किसी ने एक्सेप्ट भी ना किया हो। अब उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है, जो कि उन्होंने महादेवपुरम, जो कि कर्नाटका में एक इलेक्शन असेंबली है, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और उन्होंने सीधा ये इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया कि वोट चोरी हो रही है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई इसका इम्पैक्टफुल आंसर नहीं किया है। ऑपोजिशन पार्टी मतलब बीजेपी ने भी इसका कोई आंसर नहीं किया, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं सच भी है, तो लोगों ने इसको दिया। तो बिहार का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो सेंटर की गवर्नमेंट को पलट के रख सकता है। ये एक ऐसा इलेक्शन है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का ये कमबैक सस्टेनेबल है या फिर शॉर्ट टर्म वेव? क्या वो 2029 तक कांग्रेस को वापस पावर में ला पाएंगे या फिर बीजेपी फिर से अपनी एक होल्ड मजबूत कर लेगी? जैसे 2019 में चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार के ट्रेंड को पॉपुलर करने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि राहुल गांधी को अब अंडर एस्टिमेट करना गलती होगी। वहीं
प्रशांत किशोर, जो कि किंग मेकर भी कहा जाता है। राहुल जी के साथ मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूं। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी ही इज कन्विंस्ड दैट राहुल गांधी के डाउनफॉल और कमबैक की कहानी 2014 और 19 में उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो लग रहा था, लेकिन 2024 में वो एक नई इमेज के साथ वापस आए। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इंडिया के नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं 2029 में? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। यह भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो पर क्या चाहते हो, और मुझ पर कुछ गलतियां हुई इस वीडियो के दौरान तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।